सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित सीरीज चलाई हुई है, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने कल रिलीज किया था, जो कि राधाकृष्णन आयोग पर आधारित था। राधाकृष्णन आयोग के बारे में हमने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिससे जितने क्वेश्चंस आते हैं आयोग में या उससे संबंधित आ सकते हैं, हमने उनको पूरा कवर करने की कोशिश की थी। तो इसी क्रम में आज हम मुदालियर आयोग लेकर आए हैं। मुदालियर आयोग के बारे में हम इस वीडियो में उसी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग बोला जाता है। इसे आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखने वाला आयोग भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यह ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के शिक्षा की नींव भी इस आयोग के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, जैसे कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए या उसके ढांचे में परिवर्तन के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था, उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में पुनर्गठन के लिए भी आयोग की जरूरत महसूस हुई। तो दोस्तों, इसके लिए पूर्व में माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा और उसका स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ताराचंद समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, लेकिन वो संतोषजनक नहीं थी। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा 1951 में केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया गया कि भाई आप एक काम करो, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करिए। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनकी अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है ना। इनका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 23 सितंबर 1952। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 29 अगस्त 1953 में। ठीक है ना। तो ये टोटल 244 पन्नों की रिपोर्ट थी और इसमें 15 टॉपिक थे। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। इससे पहले भी माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले बोला, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ताराचंद समिति का भी गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दे भी दी थी, लेकिन क्या हुआ कि रिपोर्ट उतनी संतोषजनक नहीं थी। इसके द्वारा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को फिर ठुकरा दिया गया। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती हैं कि भाई उसका गठन कब हुआ, उसकी रिपोर्ट कब सौंपी और इसमें कितने मेंबर थे? तो मेंबर इसमें 10 थे। ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई इसके निर्माण के क्या उद्देश्य थे। देखिए, इसका आपको ये तो हमें पता है कि भाई इसका निर्माण क्यों किया गया था। इसका निर्माण किस लिए किया गया था? माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के पुनर्गठन के लिए। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इनका कार्यक्षेत्र कहां कहां पर था। देखिए, सबसे पहले क्या था कि अनुशासन की समीक्षा एवं सुधार। जितने भी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार करना। ठीक है ना। यानी उनका अध्ययन करना और उसमें सुधार करना। ठीक है ना। इसी तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुझाव देना। ठीक है ना। फिर जो माध्यमिक शिक्षक थे, उनके वेतन काफ़ी कम थे और उनकी सेवा शर्तें भी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं थी। तो उनके लिए भी क्या किए? इन्होंने सुझाव दिए, उनके अध्ययन किया और उनको सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा में जो जो हमारी समस्याएं होती हैं, उनका भी अध्ययन किया और उनमें सुझाव दिए। हमारे विद्यालयों की स्थिति, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब थी, कितनी दयनीय थी, उनकी स्थिति का भी अध्ययन करना था और उसमें सुझाव देना था। ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हमारे शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, उस पर भी इनको सुझाव देने थे। ठीक है ना। इस तरह से हमारी परीक्षा प्रणाली वो भी काफी डिफरेंट थी उस समय पे, तो उस पर भी इनको क्या करना था? सुझाव देने थे, उसमें अध्ययन करना था और उसमें सुझाव देने थे। अब टीचरों का स्टैंडर्ड यानी टीचर का स्तर कैसा होना चाहिए, छात्रों की हमारी स्थिति कैसी है, उस पर भी अध्ययन करना था और उसमें सुझाव देने थे। ठीक है ना। तो ये इसके क्या थे? उद्देश्य यानी आयोग के निर्माण के उद्देश्य और उनके ये कार्यक्षेत्र थे कि इन पार्ट्स में इनको अपने सुझाव देने हैं। ठीक है ना। अब ध्यान में रहे कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है ना।
तो दोस्तों इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आयोग ने सर्वप्रथम दो तकनीकें अपनाई। इन्होंने प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि, इसके माध्यम से इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। कैसे की, इन्होंने क्या किया, जितने भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, जितने भी समस्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, इन्होंने एक प्रश्नावली बनाई उसकी, और उसको इन्होंने उच्च शिक्षाविद हो गए, प्रधानाचार्य हो गए या शिक्षक हो गए, इनसे जवाब मांगे। ठीक है ना। इसी तरह से इन्होंने क्या किए, कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए, लाइक जैसे बड़े बड़े उच्च शिक्षाविद होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो इनसे इन्होंने पूछा कि भाई क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने जाके अपनी 244 पन्नों की रिपोर्ट और 15 अध्यायों के संग इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, ये चीज को ध्यान में रखना है, 29 अगस्त 1953 को। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि इन उद्देश्यों के आधार पे माध्यमिक शिक्षा ने क्या क्या संस्तुतियां दी। देखिए अगर हम ब्रॉडली बेस में अगर डिस्कस करें तो उन्होंने क्या किया कि भाई पाठ्यक्रम में विविधता लाए, मध्यवर्ती स्तर जोड़ने की कोशिश की इन्होंने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत करने की सिफारिश की इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई माध्यमिक शिक्षा की अवधि उसको 7 वर्ष किया जाए। ठीक है ना। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इन्होंने कहा कि भाई 4 से 5 साल की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने क्या कहा कि भाई 2 भागों में बांट दो, एक होता है 3 वर्षीय और एक होगा 4 वर्षीय। तो 3 वर्ष को हम क्या बोल लेंगे, जूनियर हाई स्कूल। ठीक है ना, या इसको सीनियर बेसिक भी बोलते हैं। ठीक। और 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक। ठीक है ना, इसको आप सीधे ध्यान रखो, जूनियर हाई स्कूल और एक हो गया आपका सीनियर हाई स्कूल, या इसको उच्चतर माध्यमिक, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है ना, 3 + 4 का। ठीक। और कौन सी कक्षा से, 5 से लेकर 11 तक। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो एमसीक्यू की हम बात करते हैं, एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाने की सिफारिश करी। ठीक है ना। इसके अलावा संख्यात्मक अंक की बजाय पे सांकेतिक अंक दिए जाए। कहने का मतलब है संख्या के स्थान पे क्या दिया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम का भी एक तरीके से इन्होंने सिफारिश करी। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई देखो, उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम जो ये है, एक उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा कि भाई एक मूल विषय अनिवार्य हो, मूल विषय अनिवार्य होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से होते हैं भाई, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, कला है, संगीत है। तो एक मूल विषय तो क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा भाई पॉलिटेक्निक्स खोलो, टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना करो। ठीक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो मैंने बोला अभी, मध्यवर्ती स्तर जोड़ने वाला, देखिए इसको आप समझिए। इन्होंने कहा कि भाई देखो 11th और 12th हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इन्होंने कहा कि भाई 11th की क्लास को हाई स्कूल में जोड़ दो और 12th की किसको, जो कहां जोड़ दो, कॉलेज में जोड़ दो। ठीक है ना। तो 11th कक्षा को हाई स्कूल में तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रस्ताव दिया इन्होंने। ठीक है ना। तो कहने का मतलब 5 से 11, 11 के बाद बंदा कहां जाएगा, कॉलेज जाएगा। ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना है। और इन्होंने पहले बोला कि स्नातक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का बनाने की कोशिश की, और जो बंदे 11th पास करने के बाद कहाँ आएंगे, कॉलेज आएंगे, तो उनके लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय का क्या रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला 12वीं कक्षा को इन्होंने कहाँ जोड़ दिया, विश्वविद्यालय में जोड़ने का प्रस्ताव दिया। ठीक है ना। जो बंदे 11वीं पास कर लेते हैं, 11वीं पास कर लेते हैं, तो वो व्यावसायिक एवं प्राविधिक संस्थानों में उनको प्रवेश की अनुमति भी दी जाए। ठीक है ना। इसके अलावा जो बंदे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कहा कि भाई इनको कृषि शिक्षा अनिवार्य रूप से दो, इनको उद्यान की शिक्षा दो, पशुपालन, कुटीर उद्योग, इससे संबंधित शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई आवासीय स्कूल भी खोलो, आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के भोजन की सुविधा दो। ठीक है ना। जो बच्चे योग्य हैं उनको छात्रवृत्ति की सुविधा दो, नेत्रहीन है, मूक बधिर है, इनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएं। ठीक है। और जो बालिकाएं हैं उनके लिए होम साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में उनको ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ने के लिए एनकरेज किया जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो सुझाव थे, ये शिक्षा प्रणाली से संबंधित सुझाव थे। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने भाषा के अध्ययन के कैसे से कैसे सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि भैया हम 5 भाषा समूह में डील करेंगे। जैसे सबसे पहले होनी चाहिए मातृभाषा, फिर प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब है कि अगर आपकी मातृभाषा अलग है तो फिर प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा जैसे क्या होती है, संस्कृत, अरबी, लैटिन, फारसी इस टाइप की, और अंग्रेजी जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इन्होंने कहा बोला कि भैया 5 हम भाषा समूह को लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकारी भाषा है, केंद्र की सरकारी भाषा है, इसलिए पाठ्यक्रम में तो हिंदी को तो होना ही होना है। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई हम संस्कृत है, संस्कृत भी हमारी सारी भाषाओं की एक तरह से जननी है, तो भैया इन्होंने कहा कि भाई संस्कृत को तो भैया उचित स्थान मिलना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षा का माध्यम इन्होंने कहा कि भाई मातृभाषा होनी चाहिए या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी तो भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है, तो अंग्रेजी को भी शामिल करना है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख
सकते हैं कि बच्चों को कई टाइप की भाषाएं इसमें पढ़नी पड़ी, मिनिमम 3 तो पढ़नी ही पड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा आता है पाठ्यक्रम के विषय। पाठ्यक्रम में अब देखिए इन्होंने फिर जैसे जूनियर हाई स्कूल है और उच्चतर माध्यमिक स्तर है, उसमें इन्होंने बोला कि भाई पाठ्यक्रम के क्या क्या विषय रहेंगे। तो आप इसमें बहुत सिंपल देख सकते हैं क्या क्या है, भाषाएं हैं, सामान्य विज्ञान है, गणित पढ़नी है, कला संगीत पढ़नी है, सामाजिक विषय पढ़ना है, शिल्प पढ़नी है, शारीरिक शिक्षा पढ़नी है। लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पे थोड़ा सा इन पे विकल्प आ गए, जैसे भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और हस्तशिल्प। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि भाई 7 समूह में इनको डिवाइड कर लो, प्रत्येक में 7 समूह है तो कौन कौन होंगे, जैसे मानव विज्ञान, प्राविधिक विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। इस टाइप से इन्होंने क्या बनाए, पाठ्यक्रम के अपने विषय बनाए जूनियर हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है भाई अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाएं। अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाओं के बारे में इन्होंने क्या बोला कि भाई अध्यापकों का चयन क्या होनी चाहिए, एक ही तरह की पद्धति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में डिफरेंट डिफरेंट मानक है अध्यापकों के चयन के, ठीक है ना। और इसी तरह से भाई कोई अध्यापक है अगर समान योग्यता वाले हैं और समान काम करने वाले तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन को भी क्या कहा कि भाई इसकी प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश करी। बात दोस्तों, इन्होंने प्रशासन और वित्त, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि भाई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह इन्होंने कहा कि भाई प्रांतीय या हम बोल सकते हैं राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करे के लिए भी सुझाव दिया कि भाई जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है ऐसी राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी होना चाहिए जो समय समय पर माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा करता रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, जिन प्रांतों में नहीं है उस समय तक हो चुका था कई प्रांतों में, लेकिन कई प्रांतों में नहीं था तो वहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, ठीक है ना। अब शिक्षा निदेशक जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उनका कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना होना चाहिए। शिक्षा निदेशक समय समय पर शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह दे, तो ये भी काम बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई काम के घंटे और अवकाश कितना रहेगा। उन्होंने बताया भाई कुल कार्य दिवस 200 से कम तो नहीं होने चाहिए, कार्य दिवस यानी साल भर में 200 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने इसके अलावा बताया कि भाई वादन, अगर वादन का मतलब समझते हैं ना पीरियड, कितने पीरियड ले, 35 हफ्ते में, ठीक है ना। और सप्ताह में 35 पीरियड होने चाहिए, प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई 2 महीने का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का भी इन्होंने प्रावधान रखा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सारे तो ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इतना रेवोल्यूशन लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा में, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, क्विक रिकैप देखते हैं जिससे हमें ये टॉपिक तुरंत याद हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें जो ध्यान रखने की चीज़ है कि देखिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसी को मुदालियर आयोग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 23 सितंबर 1952 को इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को दी। 244 इसमें पृष्ठ थे, 15 इसमें अध्याय थे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आधुनिक भारत के शिक्षा की नींव भी इसी ने रखी, ठीक है ना। इससे पहले भी एक आयोग रखा गया था जिसको ताराचंद्र समिति कहा जाता है, यानी एक तरह की समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट 1949 पे दी थी, लेकिन वो क्या थी, संतोषजनक नहीं थी। तो इसलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्र सरकार को कहा कि भाई एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग के उद्देश्य क्या क्या थे, कार्यक्षेत्र क्या क्या थे, देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई विद्यार्थियों में अनुशासन की समीक्षा करो, भाई विद्यार्थी किस तरह से अनुशासन में रहते हैं नहीं रहते हैं उनकी समीक्षा करो, उनका अध्ययन करो, उसमें सुधार करो, ठीक है ना। प्रशासन एवं संगठन, भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। शिक्षकों के वेतन के बारे में बात करो, उनकी सेवा शर्तों के बारे में बात करो, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करो। विद्यालयों की स्थिति के बारे में डिस्कस करो कि वे विद्यालय कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है ना, शिक्षा का हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। देखिए अंग्रेजों के टाइम पे शिक्षा का उद्देश्य अलग था, अब क्योंकि आज़ाद भारत था, स्वतंत्र भारत था, तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, टीचर्स का लेवल कैसा होना चाहिए, छात्रों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उनका अध्ययन करो और उनमें सुझाव दो, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, अध्ययन के लिए 2 तरीके अपनाए, एक तो प्रश्नावली और एक साक्षात्कार। प्रश्नावली में इन्होंने कई सारे प्रश्न लिखे
और यानी जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे, उनकी समस्याएं थी, उसमें प्रश्न लिखे और उसमें इन्होंने कहा कि भाई उन प्रश्नों के उत्तर इन्होंने कई सारे व्याख्याताओं से, उच्च शिक्षाविदों से, प्रधानाचार्यों से इन्होंने मांग की। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू भी लिए, तो उसके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अब इसकी संस्तुतियां मैंने पहले बोला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ संस्तुतियां, वैसे तो कई सारी संस्तुतियां हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं उन्हीं को प्रदर्शित किया आप लोगों के सामने। तो क्या क्या संस्तुतियां थी, देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या क्या संस्तुतियां थी। इन्होंने कहा कि भाई 4 या 5 वर्ष की हमारी प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दो, जूनियर हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक में। जूनियर हाई स्कूल 3 साल का होगा, उच्चतर माध्यमिक 4 साल का होगा, 5 से लेकर 11 तक की पढ़ाई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को इन्होंने अपनाया। ठीक, संख्यात्मक अंक की बजाय पे सांकेतिक अंक दो, उस पर ज्यादा जोर दिया। ठीक, और उच्चतर और दोनों जूनियर और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में एक मूल विषय अनिवार्य किया, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत। इन्होंने कहा भाई पॉलिटेक्निक खोलो, टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना करो। ठीक, 11वीं को हाई स्कूल में मिला दो, 12वीं को विश्वविद्यालय में मिला दो। ठीक है, कोई बंदा अगर 11वीं पास करके अगर वो विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो उसको 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा भी ग्रामीण विद्यालय, वहां पर कृषि शिक्षा दो, उनको उद्यान की शिक्षा दो, पशुपालन, कुटीर उद्योग, इनकी शिक्षा दो। इसके अलावा आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव का कि भाई आवासीय स्कूल में दोपहर का भोजन दो, योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने का, नेत्रहीन और जो आपके क्या कहते हैं मूक बधिर लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल खोलने की रिकमेंडेशन की। बालिकाओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई होम साइंस पढ़ाओ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई भाषा के अध्ययन से रिलेटेड क्या क्या सुझाव थे। उन्होंने कहा कि भाई 5 भाषा के समूह बनेंगे, मातृभाषा होगी, प्रादेशिक भाषा होगी, हमारी संघीय भाषा होगी, शास्त्रीय भाषा होगी और अंग्रेजी भाषा होगी। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम को तो हिंदी में ही पढ़ाना है। दूसरा, पाठ्यक्रम में उस संस्कृत को उचित स्थान देना है। शिक्षा का माध्यम हमारा मातृभाषा ही होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी तो एक विषय के रूप में जरूरी पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी तो भैया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है या भाषा है। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम विषय इन्होंने अलग अलग कर दिए, जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग कर दिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए अलग कर दिए। ठीक है। अलावा इन्होंने कहा कि भाई अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाएं के लिए उन्होंने कहा कि भाई अध्यापक जो है उनको उनके चयन की एक तरह की पद्धति होनी चाहिए। समान योग्यता, समान काम वालों को समान वेतन होना चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों, इन्होंने प्रशासन वित्त में क्या कहा? प्रशासन वित्त में इन्होंने कहा कि भाई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह पे प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करो, या उसको हम राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जहां जहां नहीं है वहां वहां उनका गठन, निदेशक होते हैं, वो क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री को आपके शिक्षा के संबंध में सलाह देते रहेंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि भाई काम के घंटे कितने होने चाहिए, कितना अवकाश मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई 200 दिन तो कम से कम स्कूल खुलना चाहिए। ठीक, मिनिमम। और इन्होंने कहा कि भाई वादन सप्ताह में कम से कम 35 ले, प्रत्येक वादन 45 मिनट का होना चाहिए, हर पीरियड 45 मिनट का होना चाहिए। 2 महीने का कहा इन्होंने कि भाई छुट्टी दे देंगे, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबिल भी बोला जाता है। तो दोस्तों, मुदालियार आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग में इतना ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। इन पर आधारित आप जितने भी एमसीक्यू हैं उनको बना सकते हैं और अब उनको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।